एक गांव के बीचों बीच सजी धजी बारात चली आ रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा था। फूलों से सजे घोड़े पर बैठा था एक 70 साल का बुढ़ा दूल्हा और कमरे में आईने के सामने खड़ी थी एक 22 साल की लड़की, दुल्हन बनने को तैयार, पर चेहरा गुस्से और हैरानी से तमतमाया हुआ। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, अरे ये तो उसी घमंडी ननद का दूल्हा है ना, जिसे खुद से छोटों की भी इज्जत करना नहीं आता था। ऐसी घमंडी लड़की के नसीब में ऐसे बुढ़े लिखे होते हैं। क्या उस 70 साल के बुढ़े से 22 साल की लड़की की शादी हो पाएगी? ये सब आखिर क्यों हो रहा था? ये सब जानने के लिए कहानी में हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कुछ महीनों पहले सीता ब्याह कर अपने ससुराल आई थी। वो बहुत ही सीधी साधी संस्कारी लड़की थी। सुबह सुबह वो अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाकर लाई। उसके परिवार में सास ससुर देवर अखिल, ननद पायल और उसका पति विनोद था। भारतीय परिधान में हमारी बहू कितनी संस्कारी लग रही है। क्या पापा, आप भी पुराने जमाने की बातें करते हो? इस पूरे इलाके में मैं जहां भी निकल जाती हूँ ना, लोग मुझे ही देखते रहते हैं। आज के जमाने में इतनी बड़ी साड़ी लाद कर कौन चलता है? मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ चिल मारने। हाँ बेटा, तू बाहर जा अपने दोस्तों के साथ, ये लोग तेरी खूबसूरती को पहचान नहीं पाएंगे। पायल उसी वक्त घर से निकल गई और दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने लगी। यार पायल, आज तूने हम लोगों को सुबह सुबह क्लब में बुला लिया। क्या बताऊं यार, सुबह सुबह मेरी गंवार भाभी ने दिमाग खराब कर दिया। पायल पूरा दिन पूरी रात क्लब में मस्ती करती रही। सुबह 4 बजे लड़खड़ाते हुए वो अपने घर पहुंची। उसने ड्रिंक भी कर रखी थी। मेरा घर कहाँ चला गया यार? माँ दरवाजा खोलो। पायल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी बालकनी में मोहल्ले के कुछ लोग आ गए। इस लड़की ने तो पूरे मोहल्ले का नाम मिट्टी में मिला रखा है। चुप कर बुढ़िया। इतने में उसकी भाभी सीता ने दरवाजा खोला। उसने लड़खड़ाते हुए अपनी ननद को किसी तरह संभाला। आंटी जी, आप अंदर जाइए, लगता है ये अभी होश में नहीं है, इसीलिए उल्टा सीधा बोल दिया होगा। मैं आपसे इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ठीक है बहू, तू कहती है तो चली जाती हूँ। इधर सीता अपनी ननद को घर में लाई और उसके कमरे में सुला दिया। अगली सुबह 10 बज गए, लेकिन पायल सोती रही। सब लोग कहीं जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी, अरे सीता, तुमने पायल को नहीं बताया था क्या कि आज हमें पार्टी में जाना है? मैं उनके कमरे में रात में गई थी तो देखा वो लैपटॉप पर कुछ पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई बताने की। रात भर पढ़ाई कर रही होंगी, इसलिए शायद सो रही होंगी। खैर, सीता ने पायल को उठाया, उसे पार्टी के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर तैयार हो गई। भाभी, साड़ी में तो अब सच में सीता माँ जैसी लग रही है। आप लोग तो बिल्कुल अंधभक्त हो गए हो भाभी के। भाभी तो एक नंबर की गवार लग रही है, गवार। पायल, तू भाभी को हर वक्त गवार गवार क्यों बोला करती है? अखिल, तो कुछ ज्यादा ही अपनी भाभी की चमचागिरी करने लगा है। लगता है अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। माँ, आपको पता है पायल रात भर कोई पढ़ाई नहीं कर रही थी, ये रात भर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। सुबह 4 बजे लड़खड़ाती हुई घर आई थी। भाभी ने चुपके से उसके कमरे में सुला दिया। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। इसे तो भाभी को थैंक यू बोलना चाहिए कि इस बारे में भाभी ने किसी को कुछ नहीं बताया। पायल, अखिल सही कह रहा है। भैया, दोस्तों के साथ पार्टी करने में क्या गुनाह है? दोस्तों के साथ पार्टी करने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रात रात भर बाहर रहना, ड्रिंक करना, ये सब तो हमने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। यहाँ तक कि हम दोनों भाई आज तक ड्रिंक करके घर नहीं आए। देखो, कोई मेरी बेटी को कुछ भी नहीं कहेगा। अभी चलो खन्ना साहब के घर, पार्टी में चलना है, हमें देर हो रही है। उनका परिवार खन्ना साहब की पार्टी में पहुंच गया। बहुत अमीर लोगों की पार्टी थी। खन्ना साहब एक 70 साल के इंसान थे। उन्होंने पायल को छोटे छोटे कपड़ों में देखा तो ऊपर से नीचे तक देखते ही रह गए। क्या बात है, किसी न किसी तरह इसे अपने जाल में फंसाना होगा। वहीं दूसरी तरफ उस पार्टी में सीता ने अपने भाई अक्षय को भी बुला लिया था। हेलो पायल, कैसी हो तुम? दीदी कैसी हो आप? जीजा जी, आप तो बिल्कुल हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू अक्षय। सुना है तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हो? हाँ जीजा जी, 12 लाख का पैकेज है मेरा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अक्षय? अगर तुम्हें एक BMW कार लेनी हो तब तो तुम्हें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। पायल, तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना और 12 लाख पैकेज मिलना हलवा नहीं है। ठीक है, मुझे क्या लेना देना? मैं तो किसी ऐसे राजकुमार से शादी करूंगी जो 12 लाख 1 घंटे में कमाता हो।
तभी उनके बीच खन्ना साहब टपक पड़े। अरे अरे, आप लोग आपस में बात करते रहेंगे, आप पार्टी भी एंजॉय करेंगे। आप लोग खाइए पीजिए, डांस कीजिए। और बहन जी, आप जरा मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है खन्ना साहब। बाकी लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। इधर सीता की सास खन्ना साहब से अकेले में कुछ बातें करने लगी। देखो बहन जी, मैं सीधा साधा बोलता हूँ, मैं आपकी बेटी पायल से शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी उम्र ज्यादा है, लेकिन मेरे बाद ये सब कुछ पायल का ही हो जाएगा। आखिरी की जिंदगी में वैसी जीना चाहता हूँ जैसी मैं अपनी जवानी में नहीं जी पाया। पहले तो पायल की माँ हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल उसे लालच भी आ गया। इसके पास अरबों की संपत्ति है, न जाने कितने बंगले गाड़ियां हैं इसके पास। अगर मैं अपनी बेटी की शादी इस खन्ना से करवा दूं, तो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। क्या सोचने लगी? अगर आपको मना करना है तो मना कर सकती हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे नहीं नहीं, मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। बस कई बुढ़िया पैसों के लालच में। इसे शायद पता नहीं, ऐसी नई नई मॉडर्न लड़कियों से शादियां तो मैं हर साल करता हूँ। खैर, पार्टी के बाद सब लोग घर चले गए। सीता का भाई अक्षय भी उसके साथ आ गया। दीदी, मैं पायल को पसंद करता हूँ, लेकिन अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा हूँ। अक्षय, उसके बारे में तू भूल जा। तूने आज सुना नहीं, वो ऐसे लड़के से शादी करेगी जो घंटे का 12 लाख कमाता हो, न कि साल का। अगली सुबह सीता की सास ने सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और खन्ना साहब के बारे में सब कुछ बता दिया। सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? खन्ना साहब 70 के ऊपर होंगे और पायल तो सिर्फ 22 साल की है। मुझे पता है तू पायल से जलती है, इसलिए इस शादी के खिलाफ है। माँ, मुझे वैसे तो भाभी की कोई बात पसंद नहीं आती, लेकिन ये बात भाभी सही कह रही है। भले ही वो पैसे वाला हो, लेकिन 70 साल के बुढ़े से मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ माँ, मैं अपनी बहन की शादी 70 साल के बुढ़े के साथ नहीं होने दूंगा। देखो, इन अमीर लोगों के चोचले तुम जानती नहीं हो। ये हर साल नई नई लड़कियों को फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं कुछ पैसे देकर। मैं आप लोगों से कोई राय नहीं ले रही हूँ, मैंने सिर्फ अपना फैसला सुनाया है। पायल की शादी होगी तो खन्ना साहब के साथ ही होगी। तुम सब लोग मेरी बेटी से जलते हो, मुझे शुरू से पता है। तो इस तरह जबरदस्ती उसकी माँ ने खन्ना साहब के साथ पायल की शादी तय कर दी। कुछ ही दिनों बाद खन्ना साहब बारात लेकर आ गए। पायल दुल्हन के लिबास में आईने के सामने खड़ी थी, घर के बाहर। अरे, ये तो वही घमंडी ननद है ना, जिसे खुद से छोटों की भी इज्जत करना नहीं आता था। ऐसी घमंडी लड़की के नसीब में तो ऐसे ही बुड्ढे लिखे होते हैं। तभी पायल के कमरे में सीता अपने भाई को लेकर आई। पायल, मुझे पता है कि तू भी उस बुड्ढे से शादी नहीं करना चाहती। मैं तुझे बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले सासू माँ ने तेरी शादी तय कर दी। दरअसल मेरा भाई अक्षय तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम इससे शादी कर लो, लेकिन कम से कम उस बुड्ढे से तो शादी मत करो। भाभी, मैं हर वक्त आपको उल्टा सीधा बोलती रही, आपकी बेइज्जती करती रही, फिर भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे बचा लीजिए। मैं अक्षय से शादी करने को तैयार हूँ। अक्षय, इसे लेकर पीछे के रास्ते से भाग जा, क्योंकि अगर पायल इस वक्त यहाँ रही तो खन्ना इससे शादी करके ही मानेगा। लेकिन इससे तो पायल की बदनामी होगी। वैसे भी इस मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत नहीं है अक्षय। चलो भाग चलते हैं, जब भाभी फोन करेंगी तब आ जाएंगे हम लोग। जब ये खबर दूल्हे को पता चली तब। अरे भाग गई तो क्या हुआ? ऐसी 4-5 लड़कियां हर वक्त मेरे बंगले पर पड़ी रहती हैं। कोई दूसरी लड़की फंसा लूंगा कल तक। चलो वापस ले चलो बारात। अच्छा हुआ मेरी बेटी भाग गई, ये तो अय्याश बुढ़ा निकला। अगले दिन पायल और अक्षय वापस आ गए। पायल ने सारी सच्चाई अपने परिवार को बता दी। उसकी सास ने 1 महीने के अंदर पायल की शादी अक्षय से करा दी और सब खुशी खुशी रहने लगे। निर्मला देवी सुबह की पूजा कर चुकी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेखा बहू, जरा देखो तो, लगता है तुम्हारे बाबूजी आ गए। बोल रहे थे कल गांव से आ जाऊंगा। जी माँ जी, खोलती हूँ। रेखा ने जैसे ही दरवाजा खोला वो दंग रह गई। मोहनलाल के साथ एक 16-17 साल की लड़की थी, जिसने गले में जयमाला पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। बहू, अपनी नई सास का गृह प्रवेश नहीं करोगी? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? नई सास? हाँ, मैंने मनोरमा से शादी कर ली है। क्या शादी? ये सब क्या है बाबूजी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ रेखा बहू, कौन है ये? आपके साथ कौन है? मेरी पत्नी है मनोरमा। मैंने इससे गांव में शादी की है। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये कैसी शर्मनाक बातें कर रहे हैं? आपने दूसरी शादी कर ली, और वो भी एक बच्ची से जो हमारे बच्चों की उम्र की है। घर में बहू बेटा है और आप इस उम्र में अपने बच्चों के बराबर की लड़की को शादी करके ले आए हो। आपको ये जरूरत क्यों पड़ गई?
अरे मेरी मर्जी, मुझे मनोरमा पसंद आई तो मैंने उससे शादी कर ली। मनोरमा मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। अब जहां मेरी कमी पूरी होगी वहीं तो मैं जाऊंगा ना। जो मेरा ख्याल करेगा मैं उसे ही तो अपने साथ रखूंगा। मोहनलाल जी ठीक कह रहे हैं। मैं और मोहनलाल जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब हम दोनों को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है तो आप बीच में बोलने वाली कौन होती हैं? अब से मैं इसी घर में रहूंगी मोहनलाल जी के साथ। बाबूजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। माँ के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। राजीव ठीक कह रहे हैं। एक शादी होते हुए दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है। और वैसे भी मनोरमा नाबालिग है। एक नाबालिग से शादी करना भी जुर्म है। माँ जी अगर चाहे तो आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हैं। पुलिस में रिपोर्ट करके दिखाए, अभी कमरे में जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। बोलो निर्मला, क्या तुम यही चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं, मैं अपनी खुशी ना देखूं? रेखा बहू, राजीव बेटा जो होना था हो गया। इन्होंने अपनी मर्जी करनी थी कर ली। अब कुछ नहीं हो सकता। मनोरमा को यहाँ रहने दो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई अपनी जान दे। मनोरमा मोहनलाल के साथ पत्नी बनकर घर में रहने लगी। कुछ दिनों बाद मनोरमा के माँ बाप भी रहने के लिए आ गए। उन्होंने कभी शहर का रहन सहन नहीं देखा था। आते से ही पूरे घर को नरक बना दिया। रसोई में से तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है। रसोई में क्या बन रहा है? माँ जी, मनोरमा अपने घर वालों के लिए मछली बना रही है। बाबूजी ने खुद बाजार से लाकर दी है। क्या मछली, और वो भी मेरी रसोई में? ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बाबूजी तो इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाते थे। आज वो अपने हाथों से मछली खरीद कर ला रहे हैं। पता नहीं इनके ऊपर इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। ये तो अपनी उम्र के साथ साथ अपने संस्कार भी भूलते जा रहे हैं। माँ जी, मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर बाबूजी को ठीक करना है, सही रास्ते पर लाना है तो आपको पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। पर आप मेरी मानते ही नहीं हो। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि पुलिस तक ये बात पहुंचे। हमारी बहुत बदनामी होगी। जो चल रहा है चलने दो। मुझ में अब हिम्मत नहीं ये सब लड़ाइयां करने की। रेखा की सास निर्मला देवी उस दिन बहुत रोई, पर समाज के डर से वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही उन्हें कुछ दिन रहते हुए हो गए। रेखा, मैं कब से बोल रहा हूं, मुझे एक कप चाय बना दो। क्या हुआ? रसोई में दूध नहीं है। सुबह मंगवाया था, मनोरमा के घर वालों ने सारा दूध खत्म कर दिया। मैं बाबूजी से अभी बात करता हूं। राजीव गुस्से में अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, मनोरमा की ये क्या तमीज है? सुबह इतना दूध आया है, सारा दूध खत्म कर दिया। एक कप चाय के लिए भी दूध नहीं है। अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखा आपने, अपनी माँ से ये किस तरह से बात कर रहा है। मुझे मनोरमा कहकर बुला रहा है और ऊपर से ये भी बोल रहा है कि मैं और मेरे परिवार वालों ने दूध सारा खत्म कर दिया। सुनो, मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने माता पिता के साथ जा रही हूँ। नहीं मनोरमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। राजीव, मनोरमा तुम्हारी माँ है, उससे ढंग से बात करो। मेरी बस एक ही माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। ये छोटी सी बच्ची मेरी माँ नहीं बन सकती। ये बेशर्मी भरी बातें मेरे सामने मत करो। मैं पहले गुस्से से भरा हुआ बता रहा हूं। आप एक काम करो, इस जायदाद का बंटवारा कर लो। अपने हिस्से की अपने पास रखो और मेरे हिस्से की मुझे दे दो। मैं माँ को लेकर अलग हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं कल ही वकील को बुलाकर जायदाद के 2 हिस्से कर लेता हूं, फिर हम यहां से चले जाएंगे। रहना तुम अपनी माँ के साथ आराम से। जायदाद के हिस्से की बात सुनकर मनोरमा थोड़ी घबरा जाती है। वो तो कुछ और ही सोच रही थी। मनोरमा बेटी, ये बुढ़ा आधी जायदाद अपने बेटे के नाम कर रहा है। हमने इस बुढ़े के साथ तेरी शादी इसलिए थोड़ी की थी ये आधी जायदाद हाथ से निकल जाए। अरे हमने तो इसलिए तेरी शादी इस बुढ़े के साथ करवाई थी ताकि पूरी जायदाद की मालकिन तू बन जाए और इस बुढ़े के कुछ सालों में मरने के बाद हम आराम से ऐश करें। चिंता मत करो बापू, ये पूरी जायदाद हमारी ही होगी। मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस बुढ़े और इसके पूरे परिवार को ऊपर पहुंचा देंगे। मनोरमा नहीं जानती थी कि उसकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग रेखा अपने मोबाइल फोन में कर चुकी है। रेखा ने चोरी छुपे मनोरमा और उसके माता पिता का वीडियो बना लिया और अपने ससुर को दिखा दिया। देखा बाबूजी, जिस लड़की को अपना समझकर शादी करके लाए हो वो आपकी पीठ पीछे आपको ही ऊपर पहुंचाने का प्लान कर रही है। अभी भी समय है, संभल जाओ बाबूजी। इस परिवार को बर्बाद होने से अब आप ही बचा सकते हो। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इस मनोरमा के प्रेम जाल में फंस गया। नहीं, अब ये इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसे भी दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं बनता। मनोरमा मेरी कुछ नहीं है। रेखा की चाल कामयाब रही।
उसके ससुर को अक्ल आ गई और उसने मनोरमा को उसके परिवार के साथ धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोहनलाल की आंखों पर से मनोरमा के झूठे प्यार और धोखे का पर्दा उठ गया। आज निर्मला देवी के जीवन में फिर से सुख शांति आई थी, तो वो अपनी बहू रेखा की वजह से। रेखा ने अपनी समझदारी से अपने सास ससुर के रिश्ते और अपने घर को बिखरने से बचा लिया।